मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इस स्याह समुद्र से नूर निकलेगा। नमस्कार साथियों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, कल जो कक्षा हमने अपलोड की थी वो किन्हीं कारणों की वजह से सारी अपलोड नहीं हो पाई थी। इस कारण आज हम उस कक्षा को, जो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, उस कक्षा को आज हम पूरा करेंगे, जिसमें हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम वक्तव्य पढ़ रहे थे। तो आज हम वो कक्षा पूरी करेंगे। तो हम 8 नंबर स्लाइड पर थे, तो वहीं से दोबारा कंटिन्यू शुरू करते हैं। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंदकर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। इस लाइन पर हमने कल चर्चा की थी। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अति महत्वपूर्ण लाइन है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह लाइन बहुत ही परीक्षाओं में पूछी जाने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे पढ़ लेना कि मिस्र बंधुओं के ग्रंथ को बड़ा भारी वृत्त संग्रह किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और शुक्ल जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि शुक्ल जी केवल कवियों की सूची नहीं बनाना चाहते। मैंने कल भी बताया था आपको कि शुक्ल जी केवल कवियों की सूची बनाना नहीं चाहते, वे ये बताना चाहते थे कि किसी काल में साहित्य वैसा क्यों नहीं लिखा गया। यानी उन्होंने साहित्य को समाज, संस्कृति और इतिहास से जोड़कर देखा। वो पहले ही व्यक्ति थे जिन्होंने साहित्य को समाज के साथ जोड़ा, और उन्होंने कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है। नहीं, सॉरी, माफ कीजिए, उन्होंने नहीं कहा था। मतलब जैसे हम सोच सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे। शुक्ल जी बोल रहे हैं कि 5-6 वर्ष हुए और छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट्स तैयार किए उन्होंने, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जन समूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया। अब शुक्ल जी बता रहे हैं कि यह पुस्तक बनी कैसे। बोलता है, मेन बात यही है कि ये शुक्ल जी कहानी बता रहे हैं कि ये पुस्तक बनी कैसे। तो वो बता रहे कि उन्होंने क्या है कि छात्रों के लिए केवल छोटे छोटे नोट्स बनाए थे, ठीक है, और बाद में उन्हीं नोट्स का विस्तार करते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास जैसा महान ग्रंथ तैयार हुआ। जैसे हम इससे ये भी सीख सकते हैं कि कोई भी बड़ा कार्य छोटे प्रयासों से ही शुरू होता है। तो यहाँ से हम मोती सदृश ये शब्द भी ले सकते हैं। हिंदी शब्द सागर
समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री में जरूरी समझता था, जितनी अधिक सामग्री से जरूरी समझता था, उतनी तो उस अवधि के भीतर न इकट्ठी हो सकी। पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान सामने रखकर यह कार्य पूरा किया। अब क्या है कि उनके पास समस्या क्या आई कि उनके पास सामग्री कंप्लीट नहीं थी, पूरी सामग्री नहीं थी। तो उस समय न तो इंटरनेट था, न कोई डिजिटल लाइब्रेरी या ऑनलाइन पुस्तकें, ये कुछ नहीं था। तो शुक्ल जी को क्या अलग अलग स्थानों से हस्तलिखित ग्रंथ ढूंढने पड़े थे। इसलिए वे स्वयं ये स्वीकार भी करते हैं कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर ही इतिहास लिखा गया। मतलब जो उनके पास उपलब्ध था उसके आधार पर ही इतिहास लिखा गया। और यह क्या है कि विद्यार्थियों को उस समय की परिस्थितियां भी मतलब बता सकता है कि विद्यार्थी मतलब उस समय किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। अब क्या है कि उन्होंने इतिहास लिखने की पद्धति का जिक्र किया है और क्या है कि अब शुक्ल जी की सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं शुक्ल जी कि उन्होंने इतिहास लिखा कैसे। यहीं से पूरी पुस्तक की विचारधारा शुरू होती है। पहले काल विभाजन को लीजिए। जिस एक बार पहले जो लाइनें मारी है उनको मिटा देता हूँ। पहले काल विभाजन को लीजिए। जिस काल खंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा सकता है। अब क्या है कि शुक्ल जी बोल रहे हैं कि काल विभाजन का जो उनका आधार क्या था। ठीक है, तो ये क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यहाँ थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि किसी समय में किसी विशेष प्रकार का साहित्य अधिक लिखा गया तो उसी प्रवृत्ति के आधार पर उस पूरे काल का नाम रखा गया। जैसे वीरता प्रधान जो रचनाएं थी उसको उन्होंने वीरगाथा काल बोल दिया।
और भक्ति प्रधान जहाँ रचनाएं थी उन रचनाओं को उन्होंने भक्ति काल बोल दिया, और रीति प्रधान रचनाएं थी वहाँ उन्होंने रीति काल बोल दिया। वो यहाँ मतलब ये एक प्रश्न भी बन जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन का आधार क्या माना? तो इसका सबसे अच्छा उत्तर यही होगा, प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति। आगे देखिए, किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि शेष दूसरे ढंग की रचनाओं में चाहे किसी एक ढंग की रचना को लें, वह परिमाण में प्रथम बराबर न होगी। जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम से मिलती है, तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कही जाएगी। यद्यपि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलकर 20 है। अब यहाँ पर मतलब थोड़ा सा आपको समझ में ना आए तो देख लेना कि यह भाग मतलब विद्यार्थी क्या है कि समझते नहीं है अक्सर, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको बताऊं, 1 मिनट में एक स्लाइड निकाल लेता हूं। जैसे मान लो हाँ जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रचना का प्रकार। रचना का प्रकार, ठीक है, नीचे, और यहाँ पे लिख रहा हूँ संख्या। तो इसके नीचे आ जाएगी रचना, मतलब जैसे वीर गाथा काल की रचना है, ठीक है। और वीर गाथा काल की रचनाओं की संख्या है 10, ठीक है। और यहाँ पे आ गया भक्ति, ठीक है। तो भक्ति की रचनाएं हैं मान लो 5, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मान लो नीति नीति मान लो, तो इसकी नीति की रचना होगी 3, और आगे प्रेम की रचना मान लो, ठीक है, प्रेम की रचना होगी 2। अब क्या है कि सबसे अधिक कौन सी रचना है, तो जाहिर सी बात है कौन सी है, सबसे अधिक रचना है वीर गाथा काल, यही है ना। तो इस काल का नाम क्या हो गया, वीर गाथा काल, ठीक है। अब शुक्ल जी ने यही रचनाओं का मतलब ऐसे ले लिया कि जिस काल में जिस तरह की रचना अधिक होगी उस काल का नाम उसी तरह से उन्होंने रख दिया। अब वीर गाथा काल में रचनाएं हैं तो वीर गाथा काल नाम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें केवल वीर गाथा काल की रचनाएं हैं, हो सकता है भक्ति काल की भी हो सकता है प्रेम की भी हो, लेकिन वो ज़्यादा रचनाएं किसकी थी, वीर गाथा काल की, इसलिए उन्होंने उस काल का नाम क्या रख दिया, वीर गाथा काल। अब क्या है कि वीर गाथा काल, वीर गाथा रचना है तो वो सबसे अधिक है, तो इसलिए उस काल का नाम वीर गाथा काल है।
यही इसको ही उन्होंने प्रचुरता बोला है। आगे हम स्लाइड पर चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। आगे हम स्लाइड पर चलते हैं, स्लाइड नंबर 5 पर थे हम। तो क्या है कि इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव, सॉरी मुझे कुछ गड़बड़ लगा, छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। एक मिनट रुकना, देख। हाँ, हम दूसरी स्लाइड पे, पहले वाली मैंने सोचा ये क्या आ गया, कोई बात नहीं, ये स्लाइड दूसरी है, ये हम पहले वाली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अगली वाली स्लाइड में देखते हैं, हम यहाँ थे, इस 5 नंबर में स्लाइड में थे। हाँ ठीक है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि शेष दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को ले, वह परिमाण में प्रथम के बराबर न होगी। वही बात जो मैंने अभी बताई थी आपको। जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती है, तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं, जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं, उसकी प्रचुरता कही जाएगी, और उस प्रचुरता के आधार पर काल का नाम उन्होंने रख दिया। यद्यपि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलकर 20 है। अब कुल पुस्तकें तो 20 है, लेकिन जिस तरह की पुस्तक की प्रचुरता है, उस आधार पर उन्होंने नाम रख दिया। आगे 6 नंबर स्लाइड पर हम चलते हैं। यह तो ही पहली बात। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। अब शुक्ल जी बता रहे कि दूसरी बात क्या है, तो ग्रंथों की प्रसिद्धि किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी। चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोनों में पड़ी मिल जाया करे, प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। तो उन्होंने कहा कि प्रसिद्धि को भी आधार लिया है, यहाँ पे मेन बात यही है। ठीक है, केवल संख्या ही नहीं बल्कि जनता में कौन सी रचनाएं सबसे अधिक प्रसिद्ध थी, यह भी उन्होंने महत्वपूर्ण माना। जैसे उदाहरण के लिए, यदि किसी काल में प्रेम कविताएं कम हो, मान लो किसी काल में प्रेम कविताएं कम हैं, लेकिन लोग सबसे अधिक भक्ति काव्य पढ़ते हो, ठीक है, प्रेम कविताएं कम हैं और लोग सबसे अधिक भक्ति काव्य पढ़ते हो, तो उस काल की पहचान भक्ति से होगी। यही बात बोल रहे कि प्रसिद्धि के आधार पर भी उन्होंने क्या कि नामकरण को रखा था। आगे 7 नंबर स्लाइड पर चलते हैं। अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं ये क्लास आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि दिन में
थोड़ा शोर वगैरह ज़्यादा होता है तो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होती है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभाग का नामकरण किया गया। आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा। यही से शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये याद ही, जो पुराने हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो नया विद्यार्थी है वो ध्यान रखे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती है, अपभ्रंश की और देश भाषा बोलचाल की। अब क्या है कि वो बोल रहे कि मतलब इस काल में दो तरह की रचनाएं मिलती है, एक तो अपभ्रंश की और दूसरी देश भाषा यानी बोलचाल की जो भाषा थी उसकी भी रचनाएं मिलती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या है कि साहित्य को समाज व संस्कृति के इतिहास से जोड़कर देखा था। ठीक है, उन्होंने क्या है कि शुक्ल जी ने मतलब वो ये बताना चाहते थे कि किसी भी काल में साहित्य को क्यों लिखा गया, यानी उन्होंने साहित्य को समाज, संस्कृति और इतिहास से जोड़कर देखा था। और दोस्तों, साहित्य समाज का दर्पण है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अगली 8 नंबर स्लाइड पर हम चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का दूसरा नाम क्या रखा? तो इसका उत्तर होगा वीरगाथा काल। और इस काल में दो प्रकार की जो रचनाएं मिलती है, 1 मिनट में आपको स्लाइड के माध्यम से बता देता हूं। शुक्ल ने आदिकाल का नाम क्या रखा? वीरगाथा काल। ठीक है, तो आदिकाल को वीर गाथा काल। और इस काल में दो प्रकार की रचनाएं मिलती है। ठीक है, दो प्रकार की रचनाएं, ये थोड़ी याद रखने योग्य बातें हैं, इसलिए मैं लिख कर बता रहा हूं आपको। एक तो अपभ्रंश साहित्य है, और दूसरी है देश भाषा। दूसरी है देश भाषा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सात नंबर स्लाइड हमने देख ली थी, 8 नंबर पर थे। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी है जो साहित्य कोटि में नहीं आती, और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। अब अपभ्रंश साहित्य के बारे में बता रहे हैं शुक्ल जी कि सभी अपभ्रंश, मैं आपको बताना चाहता हूँ वैसे कि सभी अपभ्रंश ग्रंथ है ना वो साहित्य नहीं है। अनेक ग्रंथ केवल जैन धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं अपभ्रंश में, और इसलिए शुक्ल जी भी उन्हें मतलब साहित्य की श्रेणी में नहीं रखते। और दूसरी ओर कुछ ऐसी रचनाएं भी थी जिनमें कोई एक प्रमुख प्रवृत्ति नहीं थी, इसलिए उन्हें काल का आधार नहीं बनाया गया। अगर प्रमुख प्रवृत्ति होती तो उन्हें काल का आधार बनाया जा सकता था। अब जैसे हम यहाँ से थोड़ी सी आपको जानकारी थोड़ी सी ऐड कर दूं। जैसे मतलब भाषा का विकास देखें तो सबसे पुरानी थी संस्कृत, ठीक है। उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, देश हिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जब जो अवहट्टा, अवहट्ट। उसके बाद हिंदी, हिंदी इतनी भाषाओं से बाद में निकली है। तो इसी विकास क्रम के कारण शुक्ल जी ने अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान दिया। तो दोस्तों इस पृष्ठ के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष अगर हम देखें ना तो यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन तिथि के आधार पर नहीं किया, बल्कि साहित्यिक प्रवृत्ति और उसकी प्रसिद्धि के आधार पर किया था। यही कारण है कि उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल और भक्ति काल को भक्ति काल ही रखा, ठीक है। क्योंकि प्रवृत्ति के आधार पर, क्योंकि भक्ति काल में वो प्रवृत्ति उन्हें मिली थी इसलिए उन्होंने भक्ति काल रखा, और रीतिकाल को रीतिकाल, ठीक है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में ये जो सिद्धांत है साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर अति महत्वपूर्ण है। तो अब हम इस पेज से बनने वाले जो कुछ MCQ के जिक्र कर लेते हैं। प्रश्न क्या बनते हैं? पहला प्रश्न तो यही बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन का आधार क्या माना,
ठीक है, तो हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा लिख दें। काल विभाजन का थोड़ा संसाधनों का अभाव है, इसलिए राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं मत देना, सुनने पे। काल विभाजन का आधार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन का आधार क्या माना? साहित्यिक प्रवृत्ति। साहित्यिक प्रवृत्ति, वह उसकी प्रसिद्धि। ठीक है, उसके बाद आदिकाल का दूसरा नाम तो वीरगाथा काल। दोस्तों ये बातें आप, अगर कोई पुराना मैच्योर बंदा ये चीज़ें पढ़ रहा है तो उसको बहुत कठिनाई महसूस होगी कि ये बेसिक बातें क्यों बता रहे हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी है जो बिल्कुल नए हैं, कोरी स्लेट है, तो उनके लिए ये चीज़ें बतानी पड़ती है। आदिकाल यानी वीरगाथा काल, वीरगाथा काल। और आदिकाल में किस प्रकार की रचनाएं मिलती है, ये भी एक प्रश्न बनता है। तो आदिकाल में हमने देखा था, एक तो अपभ्रंश, अपभ्रंश, और दूसरी कौन सी? अपभ्रंश तथा शब्दों की दुर्गति हो रही है पूरी तरह से। अपभ्रंश तथा देश भाषा। देश भाषा, प्रारंभिक हिंदी, देश भाषा मतलब प्रारंभिक हिंदी है जो वही। और शुक्ल जी ने क्या है कि अब जैसे मतलब ये भी प्रश्न बन सकता है, हाँ नाम है, मतलब कि क्या शुक्ल जी ने सभी आदिकाल के ग्रंथों को साहित्य माना? तो उसका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम 8 नंबर तक स्लाइड पढ़ चुके थे, उसके बाद आगे अगली जो स्लाइड है वो देख लेते हैं। विजयपाल राजसो, विजयपाल राजसो साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 है। ठीक है, विजयपाल राजसो, अमीर राजसो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ठीक है, तो इन्होंने क्या है कि साहित्यिक पुस्तकें हैं, मतलब साहित्यिक पुस्तकों के बारे में उन्होंने कहा कि ये 4 है, विजयपाल राजसो, अमीर राजसो, कीर्तिलता व कीर्ति पताका। शुक्ल जी सबसे पहले उन पुस्तकों को उल्लेख करते हैं जिनमें वे शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिनको मानते हैं।
कि मतलब ये पुस्तक है कि साहित्यिक दृष्टि से शुद्ध रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो विजय बाला रासो है, ठीक है, और अमीर रासो है, कीर्ति लता कीर्ति पताका ये है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका के रचयिता कौन है? विद्यापति। विद्यापति है, विद्यापति। सॉरी, एक मिनट थोड़ा। कीर्ति लता और कीर्ति पताका के रचयिता विद्यापति। और जो राष्ट्र साहित्य है मुख्यतः वीर राजाओं के शौर्य का वर्णन करता है। अब देश भाषा की जो पुस्तकें हैं वो कितनी हैं? उन्होंने लिख रखे देश भाषा की 8 पुस्तकें हैं जो प्रसिद्ध है। खुमान रासो, बीरसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जस चंद्रिका, प्रमाल रासो और खुसरो की पहेलियां, विद्यापति पदावली। उन्होंने देश भाषा की कितनी पुस्तकें मानी? 8। तो अब तक मतलब टोटल पुस्तकें कितनी होगी? देश भाषा की 8 और टोटल कुल पुस्तकें कितनी होगी? तो कुल है 12। ठीक है, शुक्ल जी केवल एक मतलब एक दो ग्रंथ लेकर निर्णय नहीं लेते थे। ठीक है, बल्कि 12 प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालते हैं। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही है उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया। यानी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति जो रही है उसका कई सम्यक रूप से इस पुस्तक में हमने निरूपण कर दिया। ये बोले शुक्ल जी। तो 12 पुस्तकों में से केवल बीसलदेव रासो, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति पदावली वीर गाथात्मक नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी अधिकांश रचनाओं में मतलब वीरता, युद्ध और राजाओं के पराक्रम का वर्णन मिलता ही है। ठीक है, यहीं से शुक्ल जी का एक निष्कर्ष निकालते हैं कि इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति वीर गाथा काल है। सारांश रूप में इन 12 पुस्तकों, अब क्या है कि 3 नंबर स्लाइड अगली। इन 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा बीरसलदेव रासो को छोड़ शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही है। यानी बीरसलदेव रासो और अंतिम 2 ग्रंथों को छोड़कर शेष सब क्या है? वीर गाथात्मक है।
तो यहाँ पे शुक्ल जी बोल रहे हैं कि 12 पुस्तकों में से केवल विष्णुदेव रासो, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति पदावली, ठीक है, ये जो ग्रंथ है यही वीर गाथात्मक नहीं है, बाकी सारी रचनाएं वीर गाथा काल की है। ठीक है, यहीं से शुक्ल जी निष्कर्ष निकालते हैं कि इस काल का प्रमुख, मतलब इस काल की जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो वीर गाथा काल है। ठीक है, अब 4 नंबर पर चलते हैं। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। वीर गाथा काल नाम देने का आधार इस काल की प्रमुख और प्रसिद्ध रचनाएं मुख्यतः वीर गाथात्मक स्वरूप ही है। अब नामकरण का आधार उन्होंने क्या रखा, तो मतलब किसी काल का नाम एक दो रचनाओं से नहीं रखा जाता, ठीक है, बल्कि उस काल की प्रमुख और प्रसिद्ध प्रवृत्ति के आधार पर रखा जाता है। इसलिए आदिकाल को उन्होंने क्या बोला, वीरगाथा काल बोला। अब अगली 5 नंबर स्लाइड पर चलते हैं हम। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही है, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। अब क्या है कि सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति के बारे में शुक्ल जी बता रहे हैं कि जो मतलब उस समय भारत में अनेक मतलब छोटे छोटे राजपूत राज्य थे और लगातार युद्ध भी होते थे, विदेशी आक्रमण भी हो रहे थे। ठीक है, तो ऐसे वातावरण में वीर सैनिक और राजाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए वीर गाथाएं लिखी गई थी। ठीक है, इसलिए इस काल को वीर गाथा काल बोला भी गया और वीर गाथा की रचनाएं भी इस काल में लिखी गई। अब अंत में ये जो सारांश है ये इसमें देखिए कि साहित्यिक पुस्तकें हैं, संख्या में 4 है। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये साहित्यिक पुस्तकें हैं। देश भाषा की प्रसिद्ध पुस्तकें संख्या में कितनी, 8। ठीक है, 5 से कितनी होगी, 12 तक। ठीक है, कुल मिलाकर ये 12 पुस्तकें आदिकाल की प्रमुख प्रतिनिधि रचनाएं हैं। आदिकाल का जो नामकरण है और सारी चीजें हैं वो इन्हीं 12 पुस्तकों के आधार पर रखा गया है। तो इसको हम थोड़ा सा स्लाइड में इन पुस्तकों को ये देख लेते हैं। जैसे मान लो कुल पुस्तकें कितनी, कुल कितनी, 12। और वीर गाथा की वीर गाथा की कितनी, 9। और जो वीर गाथा की नहीं है वो कितनी, 3। ठीक है, तो जब अधिकांश पुस्तकें वीरता पर आधारित है तो काल का नाम भी वीरगाथा काल होना स्वाभाविक है। ठीक है, अब जो 3 अपवाद है वो भी अगली स्लाइड में हम देखेंगे। इन
12 पुस्तकों में विद्यापति पदावली, खुसरो की पहेलियाँ आदि इनका स्वरूप वीरगाथात्मक नहीं है। वीरसलदेव रासो यह भी वीरगाथात्मक नहीं है, अन्य प्रवृत्ति की रचना है। ठीक है, तो 3 रचनाएं जैसे मतलब विद्यापति पदावली, खुसरो की पहेलियाँ और वीरसलदेव रासो, ये क्या है कि वीरगाथात्मक नहीं है, ये अपवाद स्वरूप है, इनको याद कर लेना आप। अब 8 नंबर स्लाइड में क्या अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है कि उपरोक्त 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण किया जा सकता है। इनमें से अंतिम 2 वीरसलदेव रासो को शेष छोड़ सभी ग्रंथ वीरगाथात्मक है, अतः इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा जा सकता है। तो अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है कि शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम अपनी इच्छा से नहीं रखा। ठीक है, उन्होंने उपलब्ध साहित्य का अध्ययन किया और उसकी प्रमुख प्रवृत्ति देखी और उसके आधार पर नामकरण किया। राष्ट्र साहित्य, अब इसमें क्या है कि राष्ट्र साहित्य भी हम पढ़ते हैं, तो राष्ट्र साहित्य क्या है? राष्ट्र साहित्य के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि उन काव्य ग्रंथों को राष्ट्र कहा जाता है जिनमें मुख्यतः जो राजा थे और वीर थे उनके युद्धों का वर्णन किया जाता है।